हेलो फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक लोकतंत्र चल रहा था उसको हम लोगों ने मतलब लोकतंत्र क्या है, ये कैसी अवधारणा है, किन शब्दों से मिलकर बना है, फिर उसकी सकारात्मक और नकारात्मक परिभाषाएं देखते हुए जो लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें परंपरावादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत, तार्किक चयन शाखा सिद्धांत, समूह सिद्धांत, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ये डिजिटल डेमोक्रेसी सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है तार्किक चयन शाखा सिद्धांत और समूह सिद्धांत जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी आज हम देखते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी सिद्धांत। इसे स्मिथ व ग्रे के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसके अनुसार नेता और राजनीतिक दल इंटरनेट, सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने प्रभाव में वृद्धि करते हैं। क्या कहते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी सिद्धांत में क्या कहा गया है? एक तो इसके प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो स्मिथ और ग्रे, तो ये हमें नाम ध्यान रखना है, स्मिथ और ग्रे। उसके बाद इनके अनुसार जो नेता और राजनीतिक दल हैं ये इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है उनका यूज करके ये अपने प्रभाव में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट जो लोकतंत्र के सिद्धांतों में है वो है लोकतंत्रीय शांति का सिद्धांत। कौन सा है? लोकतंत्रीय शांति का सिद्धांत। तो लोकतंत्रीय शांति का सिद्धांत इसे इमैनुएल कांट तथा माइकल डब्ल्यू डोल प्रस्तुत करते हैं और इनके अनुसार लोकतंत्र की स्थापना शांति लाती है, युद्ध व हिंसा पर रोक लगाती है और निशस्त्रीकरण का मार्ग भी लोकतंत्र है। ये क्या कहते हैं? एक तो इनके प्रस्तुतकर्ता कौन है? एक तो कांट और दूसरे डब्ल्यू डोल, ये प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है इसकी स्थापना होने से शांति आती है, युद्ध और हिंसा पर क्या लगती है, रोक लग जाती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और निशस्त्रीकरण का जो मार्ग है यानी जो रास्ता है वो भी किसको बताते हैं? लोकतंत्र को बताते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिविनियस डेमोक्रेसी यानी निम्न श्रेणी का लोकतंत्र, इसको कौन देती है? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने तार्किक चयन सिद्धांत जो है उसके बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसके महत्व में थेडा स्कोइपोल जो है वो डिविनियस डेमोक्रेसी के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं कि आज अमेरिका में प्रजातिवाद बढ़ गया है जिसके कारण अमेरिका जो है वो भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण, आपसी विश्वास की कमी के कारण लोकतंत्र निम्न श्रेणी का हो गया है। तो क्या कहती हैं ये? और एक ये इतिहास जो है उसको बहुत अधिक वो कहती हैं जिस देश की ऐतिहासिक शाखा जितनी मजबूत होगी वो उतना अच्छा तरक्की करेगा और जिसकी ऐतिहासिक शाखा मजबूत नहीं होगी वो देश तरक्की नहीं करेगा, यानी वो जो राष्ट्र है उसमें दिक्कतें आएंगी। जैसे कि उन्होंने थेडा जो स्कोइपोल है उन्होंने कहा था कि जैसे यूएसएसआर और उसका चीन का जब दोनों में आपसी द्वंद्व चल रहा था तो उसमें यूएसएसआर का विघटन हो जाता है जबकि चीन का विघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चीन की जो ऐतिहासिक शाखा थी वो मजबूत थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो निम्न श्रेणी का लोकतंत्र का सिद्धांत थेडा स्कोइपोल देती हैं और कहते हैं कि प्रजातिवाद भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण आज जो है वो अमेरिका में आपसी विश्वास की कमी के कारण लोकतंत्र निम्न श्रेणी का हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो देखते हैं विमर्शी लोकतंत्र। तो यहाँ से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार शासन को विभिन्न समूह व जनता से विचार विमर्श कर नीति निर्णय का कार्य करना चाहिए और विमर्शी लोकतंत्र के उदय होने का प्रमुख कारण रीगनवाद व नव शीत युद्ध है। क्या कहते हैं कि विमर्शी लोकतंत्र के उदय होने का प्रमुख कारण क्या है? रीगनवाद और नव शीत युद्ध। और विमर्शी लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र दोनों को अपनाने पर बल दिया जाता है और डेलीब्रेटिव
डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ एम बसेट ने 1980 में बुक है इनकी डेलिरेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। तो इस बुक में जो है ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की अवधारणा देते हैं। तो ये इनकी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब कब क्या दिया इन्होंने। एक तो इनके प्रस्तुतकर्ता कौन है विमर्शी लोकतंत्र के, तो ये हम इनको ध्यान रखेंगे कौन है, जोसेफ एम बसेट। और इनकी बुक 1980 में प्रकाशित होती है। बुक का नाम क्या है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजोरिटी प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। और भी मतलब विद्वान हैं, समर्थक हैं जो विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसका इंट्रो यहाँ से हम मतलब ध्यान रखेंगे कि विमर्शी लोकतंत्र के एक तो उदय होने का कारण क्या था। तो प्रमुख कारण क्या थे, रीगनवाद व नव शीत युद्ध। क्या थे, विमर्शी लोकतंत्र के उदय होने के प्रमुख कारण थे रीगनवाद व नव शीत युद्ध। दूसरा यहाँ ये देखना है कि विमर्शी लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र दोनों को अपनाने पर बल दिया जाता है। और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग जोसेफ एम बेसेट ने किया और बुक मैंने आपको बता दी। तो ये इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े अन्य समर्थक जो विचारक हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले जो विचारक हैं वो हैं जेम्स फिस्किन। कौन से विचारक हैं, जेम्स फिस्किन। तो जेम्स फिस्किन क्या कहते हैं कि शासन में जनता की सहभागिता फिल्टर की तरह कार्य करती है। और इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व बताए हैं। क्या कहते हैं, फिल्टर की तरह कार्य करती है। किसने कहा था, ये जेम्स फिस्किन ने कहा था। किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। विमर्शी लोकतंत्र से जुड़े हुए विद्वान पहले तो बेसेट हो गए, जेम्स बेसेट जिन्होंने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट जो है वो है जेम्स फिस्किन। इन्होंने फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। जो शासन में जो जनता की सहभागिता है वो फिल्टर की तरह कार्य करती है। और इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व बताए। कौन कौन से, पहला सूचना, दूसरा प्रयासरत संतुलन, और तीसरा है विविधता, फोर्थ है कर्तव्यनिष्ठता, और फिफ्थ है समान विचार। तो ये 5 हम ध्यान रखेंगे, सूचना, प्रयासरत संतुलन, और विविधता, कर्तव्यनिष्ठता और समान विचार। ओके, अब हम नेक्स्ट थिंकर हैं, देखते हैं जोशुआ कोहेन। जोशुआ कोहेन जॉन रॉल्स के शिष्य थे। जोशुआ कोहेन, जॉन रॉल्स कौन, जिन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था। जो न्याय का सिद्धांत जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक 1971 में अपना मतलब सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। फिर राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी और फिर वैश्विक स्तर पर भी उन्होंने न्याय की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की है। तो वही जॉन रॉल्स हैं ये जॉन रॉल्स के शिष्य थे। कौन, जोशुआ कोहेन। इन्होंने विमर्शी लोकतंत्र के 5 तत्व बताए हैं। पहला, दबाव समूह स्वतंत्र। दूसरा, निर्णयकर्ता में कार्यवाही की क्षमता। थर्ड है समानता। फोर्थ है सर्वसम्मति। और फिफ्थ है बहुमत निर्णय। कौन कौन से बताए हैं, दबाव समूह, निर्णयकर्ता में कार्यवाही की क्षमता, समानता, सर्वसम्मति और बहुमत निर्णय। तो जोशुआ कोहेन जो है वो भी जेम्स फिस्किन की तरह है, जो है वो 5 तत्व बताते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट थिंकर देखते हैं यूजेन हेबरमास। यूजेन हेबरमास जो हैं ये वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये नव मार्क्सवादी हैं और ये पहचान की संकल्पना भी देते हैं। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, पहचान की संकल्पना कौन देते हैं, यूजेन हेबरमास। सार्वजनिक क्षेत्र में जब व्यक्ति की सत्ता स्थापित होगी तभी व्यक्ति की सत्ता स्थापित होगी। तो ये क्या कहते हैं, जब व्यक्ति की सत्ता सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होगी तो रियल में जो है वो सत्ता व्यक्ति की तभी स्थापित होगी। अब देखते हैं विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित कुछ फैक्ट है। तो जो कोहेन है, जोशुआ कोहेन, जो जॉन रॉल्स के शिष्य हैं, इन्होंने 1989 में गुड पॉलिटी बुक लिखी थी और इस बुक में विमर्शी लोकतंत्र की इन्होंने बात की थी। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और इन्होंने, कोहेन ने 1983 में जोएल के साथ मिलकर ऑन डेमोक्रेसी पुस्तक भी लिखी थी। तो कोहेन की ये 2 फैक्ट हैं, ध्यान रखना है। एक तो गुड पॉलिटी बुक लिखी है इन्होंने, इसमें विमर्शी लोकतंत्र की बात की है। और दूसरा, जोएल और कोहेन दोनों ने मिलकर
ओन डेमोक्रेसी बुक लिखी है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है विमर्शी लोकतंत्र के और भी समर्थक हैं गुडमैन और थॉम्पसन। ओके, अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो देखते हैं सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत। तो सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत, यह सिद्धांत निम्न बातों पर बल देता है: सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, स्थानीय स्वशासन पर, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, उत्तरदायित्व और गुड गवर्नेंस। सहभागी लोकतंत्र जैसा नाम से स्पष्ट है, एक तो सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के बजाय। ओके, और फिर ये आगे कहते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दे, स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो छोटे से लेकर बड़े की शुरुआत होनी चाहिए, ना कि बड़े से छोटे में। ठीक है, क्योंकि छोटे तक तो अगर बड़े से छोटे में हुआ तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं सहभागी लोकतंत्र। फिर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय की बात और कौन करता है? जो उदारवादी हैं, वो जो सकारात्मक उदारवादी हैं, वो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। फिर है महिला सशक्तिकरण पर बल देते हैं, उत्तरदायित्व की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की ये बात करते हैं। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सहभागी लोकतंत्र के जो समर्थक विचारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हैं कुक व मॉर्गन, दूसरे हैं पोलिंजे, थर्ड हैं कैरोल पेटमैन और सीबी मैकफर्सन। कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं? कुक व मॉर्गन, पोलिंजे, कैरोल पेटमैन, सीबी मैकफर्सन। तो कुक और मॉर्गन हैं वो उत्तरदायित्व की बात करते हैं, पोलिंजे आरक्षण से संबंधित हैं, कैरोल पेटमैन महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सीबी मैकफर्सन विकासात्मक शक्ति यानी सामान्य इच्छा की बात करते हैं। तो विकासात्मक अवधारणा जो है वो भी एक सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है, और जो कौन देते हैं? माइकल वॉल्जर। तो ये हमें ध्यान रखना है। सीबी मैकफर्सन विकासात्मक शक्ति की बात करते हैं, कैरोल पेटमैन महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पोलिंजे आरक्षण की बात करते हैं, कुक व मॉर्गन उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो ये हुआ हमारा सहभागी लोकतंत्र। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो देखते हैं समुदायवादी सहवर्तन मूलक लोकतंत्र। कौन सा? समुदायवादी सहवर्तन मूलक लोकतंत्र। तो इसमें संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर शक्ति वितरण व विभाजन पर बल दिया जाता है, और इसके जो समर्थक विद्वान हैं वो हैं जॉन सी कैलाहन। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जो समुदायवादी लोकतंत्र है इसमें संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर शक्ति वितरण और विभाजन पर बल दिया जाता है। और इसके जो समर्थक हैं कैलहन, उन्होंने क्या कहा कि संसद में विभिन्न समुदाय के लोगों का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। क्या कहते हैं? संसद में विभिन्न जो समुदाय हैं, सभी समुदायों के लोग का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन भी समुदाय, संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। थर्ड कहते हैं संसद में सभी समुदायों को वीटो पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीटो पावर। फोर्थ है स्थानीय स्तर पर भी संस्कृति के आधार पर शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए? संस्कृति के आधार पर संस्कृतियों का बंटवारा होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं जो समुदायवादी लोकतंत्र है उसमें लेबनान में 1967 और बेल्जियम में 1993 को अपनाया जाता है। तो हम लोगों ने कौन कौन से सिद्धांतों की बात कर ली। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने परंपरावादी सिद्धांत देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने विमर्शी लोकतंत्र की बात की थी, और हम लोगों ने अभिजनवादी सिद्धांत देखा। फिर हमने तार्किक चयन शाखा, समूह सिद्धांत यहाँ से, फिर हमने डिजिटल डेमोक्रेसी की बात की, फिर लोकतंत्र शांति का सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस किया, और लोकतंत्र शांति के सिद्धांत के बाद हमने डेविनिस्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा देखी, विमर्शी लोकतंत्र की अवधारणा देखी, और उसके बाद हम लोगों ने सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत देखा, और सहभागी लोकतंत्र के बाद हम लोगों ने समुदायवादी सहवर्तन मूलक सिद्धांत की बात की है। और अभी हम देखेंगे जो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है वो है वैश्विक लोकतंत्र का सिद्धांत। तो वैश्विक लोकतंत्र का सिद्धांत डेविड हेल्ड ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? डेविड हेल्ड ने।
तो हेल्ड के अनुसार यूएन महासभा विश्व संसद के रूप में कार्य करे और यूएन सुरक्षा परिषद विश्व कार्यपालिका के रूप में कार्य करे और विश्व कार्यपालिका विश्व संसद के प्रति उत्तरदायी रहे। क्या कहते हैं वैश्विक लोकतंत्र में कि डेविड हेल्ड, एक तो प्रस्तुत करता है इसके डेविड हेल्ड, ध्यान रखेंगे, और हेल्ड के अनुसार यूएन महासभा विश्व संसद के रूप में कार्य करे। क्या करे? यूएन महासभा विश्व संसद के रूप में कार्य करे और यूएन जो सुरक्षा परिषद है वो विश्व कार्यपालिका के रूप में कार्य करे। जो यूएन मतलब यूएन की जो सुरक्षा परिषद है वो किस रूप में कार्य करेगी? कार्यपालिका के रूप में। महासभा संसद के रूप में, सुरक्षा परिषद कार्यपालिका के रूप में और विश्व कार्यपालिका विश्व संसद के प्रति उत्तरदायी रहे। बस बात वही है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहे, यानी ये कहते हैं जो सुरक्षा परिषद है वो महासभा के प्रति उत्तरदायी रहे, है ना। तो ये वैश्विक लोकतंत्र के सिद्धांत डेविड हेल्ड ने प्रस्तुत किया और ये हेल्ड ही ऐसी बात कहते हैं कि यूएन महासभा विश्व संसद के रूप में कार्य करे, यूएन सुरक्षा परिषद विश्व कार्यपालिका के रूप में कार्य करे और विश्व कार्यपालिका विश्व संसद के प्रति उत्तरदायी रहे। उसके बाद इसके समर्थक जो हैं वो वैश्विक लोकतंत्र के समर्थक लुईसी बोन व क्लार्क सेन भी हैं, और लेकिन ये कहते हैं कि भारत को विश्व कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाए। क्या कहते हैं कि भारत को विश्व कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाए। उसके बाद लोकतंत्र में विरोधाभास। लोकतंत्र में जो है वो बहुमत और व्यक्तिगत विरोध की स्थिति रहती है और रिचर्ड वाल्डहाइम कहते हैं कि बुक है फिलॉसफी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी 1962 और इसके संपादक पीटर लास्लेट और WG रसीमैन भी हैं। तो इस बुक में ये कहते हैं कि एक अध्याय है ए पैराडॉक्स इन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ये कहते हैं कि अल्पमत को बहुमत की बात माननी पड़ती है। क्या कहते हैं कि जो अल्पमत है यानी जिसका पक्ष कमजोर है और जिसका पक्ष भारी है, तो भारी पक्ष वाले की बात किसको माननी पड़ती है? कमजोर पक्ष वाले को, यानी बहुमत की बात अल्पमत को माननी पड़ती है। इसके बाद J.R. पेनोक वाल्डहाइम लोकतंत्र के विरोधाभास की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र नैतिकता पर आधारित है, अल्पमत बहुमत के निर्णय का आदर करता है और बहुमत अल्पमत के प्रति संवेदनशील रहता है। क्या कहते हैं कि पिनोक क्या कहते हैं कि एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाल्डहाइम के लोकतंत्र की आलोचना कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? पिनोक करते हैं। पेनोक क्या कहते हैं कि लोकतंत्र नैतिकता पर आधारित है। ये तो हम सब जानते हैं, लोकतंत्र एक मूल्यात्मक अवधारणा है, नैतिकता पर आधारित है, जिसमें नैतिकता, आदर, सदा मतलब आदर भाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं, सद्गुण। तो ये जो अल्पमत है बहुमत के निर्णय का आदर करता है ना, और बहुमत अल्पमत के प्रति संवेदनशील रहता है। तो ऐसा पिनोक कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है जैसा ये वाल्डहाइम जो बताते हैं, ऐसा नहीं है। तो इनकी ये करते हैं आलोचना। उसके बाद जो डी टोक्विले हम सब जानते हैं कैसे विचारक हैं? परंपरावादी विचारक हैं। तो डी टोक्विले, लॉर्ड एक्टन, ये सब परंपरावादी विचारक हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। तो जो डी टोक्विले हैं ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता व समानता कैसे हैं? विरोधी। जबकि जो बेंजामिन बार्बर हैं वो कहते हैं, बेंजामिन बार्बर कैसे विचारक हैं? उदारवादी समतावादी। तो उदार समतावादी। तो ये मतलब बेंजामिन बार्बर क्या कहते हैं? समानता और स्वतंत्रता क्या है? पूरक हैं, विरोधी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोकतंत्र के
काफ़ी सिद्धांत जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें एक तो तार्किक चयन शाखा सिद्धांत, समूह सिद्धांत, विमर्शी सिद्धांत, मतलब कह नहीं सकते एग्जाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जितने ये सिद्धांत हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको तो हमें ध्यान में रखना ही है। नेट जेआरएफ के लिए हो चाहे कॉलेज लेक्चरर के लिए हो, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होप करती हूँ कि आज अपना ये जो लोकतंत्र का वीडियो है वो जो टॉपिक है सॉरी वो कंप्लीट हो गया और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।